प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता। किसानों की सुविधा के लिए 47 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में बाली की अपनी यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 17वें G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे 3 दिन की बाली यात्रा पर गए थे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया की जनता, सरकार और राष्ट्रपति जोको विडोडो को गर्मजोशी से भरी मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत की और प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूती से सामने रखा। कल बाली में G20 सम्मेलन के समापन सत्र में भारत को संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत अगले माह की 1 तारीख को औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष पद संभालेगा। समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रतीकात्मक रूप से G20 संगठन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। G20 सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय में G20 का अध्यक्ष पद संभालने जा रहा है जब पूरी दुनिया भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और कोरोना महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों में जकड़ी हुई है। उन्होंने विश्व के नेताओं को आश्वासन दिया कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को राजनांदगांव जिले के खुज्जे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया में भेंट मुलाकात के आयोजन के बाद दूरस्थ वनांचल ग्राम चिल्हाटी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने जनता से शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर हितग्राहियों ने तेंदुपत्ता तोड़ाई की राशि नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। इस पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को मंच पर बुलाया और नाराजगी व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव को मामले की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योजना की जानकारी नहीं लेते और हितग्राहियों को यदि उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच भी कराना है और उसकी कार्रवाई कराना है। तेंदुपत्ता के बारे में पहली शिकायत है पूरे प्रदेश में और एक गंभीर बात है। मैं इसीलिए अनेक लोगों को गाँव वालों से पूछा कि कौन कौन है, अलग अलग गाँव से, तो सब लोग आए कि मिर्चे से, कहीं गाँव कौन से जीठिया, बहुत सारे गाँव के लोग आए। उन्होंने कहा किसी का आधा मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो ये गंभीर बात है कि आखिर भाई तेंदुपत्ता भुगतान क्यों नहीं हुआ है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कारण क्या है कि नहीं मिला है। उसकी जांच 8 दिन करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश कर दिया है। 8 दिन के अंदर में वो जांच करके वो मुझे रिपोर्ट देंगे, मैं कार्रवाई करूँगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिल्हाटी में महाविद्यालय और सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा की। इसी तरह बूढ़ी बंजारी से मक्के आश्रम तक पुल पुलिया सहित मार्ग का निर्माण, गोंदा नाला जलाशय का जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग का कार्य करवाने की घोषणा भी की। भारतीय नौसेना की थिंक क्विज प्रतियोगिता में कोरबा आत्मानंद विद्यालय के 2 छात्रों ने सेमीफाइनल राउंड में अपना स्थान बनाया है। कोरबा के इन छात्रों की सफलता पर कलेक्टर संजीव झा ने बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के 7,300 विद्यालय के छात्र शामिल हुए थे। इस कठिन क्विज प्रतियोगिता में कोरबा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय के एक छात्रा और एक छात्र टॉप 16 में अपना स्थान बनाते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इंडिया लेवल का कंपटीशन है जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल का कॉम्पिटेंस इसमें चाहिए। 7,000 से ज़्यादा स्कूल्स और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने यहाँ से यहाँ पे जो स्वामी आत्मानंद
गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें से 2 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। आप सब जानते ही हैं कि राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अभी है इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद का, उसमें से बच्चे आए हैं और ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, इनकरेजिंग है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन होता है और इसमें सभी मतलब 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और उनके स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें इसका सिलेक्शन होना ये हम सब के लिए गौरव की बात है। प्रतियोगिता में सेमीफाइनल के लिए चयनित छात्र आदित्य साहू और खुशी चौहान ने बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए पहले से ही तैयारी की थी। प्रतियोगिता के पहले 3 चरणों में ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जिसमें 10 मिनट में 30 सवालों के जवाब देने थे। जो हमारा स्वामी आत्मानंद पंप हाउस है, इसमें हम लोग का 2 का ग्रुप था और अभी हम लोग 20 को गोवा जाएंगे। फिर वहाँ पे पहले INS हंसा में हमारा प्रोग्राम होना है, फिर वहाँ से ऐसी नेवल बेस में हम लोग बहुत सारा जाएंगे और नेवी से इंटरेक्ट करेंगे एंड लास्ट हमारा INS विक्रमादित्य में क्विज कंडक्ट होगा। हमारा थिंक नेवी क्विज में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग था, मॉक टेस्ट था, हमने फिर 2 एलिमिनेशन राउंड दिए एंड उसके बाद हमने क्वार्टर फाइनल दिया, जिसमें हमारा 2 और कंपटीशन बचे हुए हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसके लिए हमें गोवा जाना है यहाँ से। भारतीय नौसेना द्वारा आगामी 20 नवंबर से सेमीफाइनल और फाइनल राउंड गोवा में आयोजित किया गया है, जिसमें छात्रों के शामिल होने से पहले उन्हें भारतीय नौसेना के इतिहास की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद INS विक्रमादित्य में सेमीफाइनल और फाइनल की प्रतियोगिता में छात्र शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 47 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केंद्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए धान खरीदी केंद्रों में चिड़पाल और गुडरा, बेलोदा, रीवा गहन, केराझर, लेमरू, चचिया, पोटापानी, इर्राकोट, मरावंडकला, केशापुर, मोढ़े, बेलतरा और गोढ़ी, करैहा, झिंझारी, सुरंगपानी तथा सेमरिया में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस ने विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के आखिरी दिन आज दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी के नामांकन दाखिल रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अनेक नेता मौजूद रहे। नामांकन के पहले नरहरदेव स्कूल मैदान में एक विशाल आमसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। थे तो उनकी उपस्थिति में आज नामांकन रैली निकाला गया और समय रहते नामांकन फॉर्म जमा किया गया, बी फॉर्म भी जमा किया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता काफिले के साथ कलेक्ट्रेट के लिए निकले। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी का जवाब जनता इस चुनाव में देगी। प्रकार से मैसेज रहेगा पूरे देश प्रदेश में कि इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार नहीं चल सकता छत्तीसगढ़ में। लोग परिवर्तन की दिशा में सोच। सजीत का अंतर कितना मानते हैं? हम बताया प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्याशी नेताम चुनाव जीत रहा है। वहीं उपचुनाव में आदिवासी समाज की ओर से 48 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन से पहले दावा आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है। जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराना चाहते हैं, वे प्रारूप का 1 में 21 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 8 नगरीय निकायों में 9 वार्डों में नगर पालिका उप निर्वाचन कराया जाना है। इसी तरह त्रिस्तरीय
पंचायत अंतर्गत 1 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद सदस्य, 127 सरपंच और 597 पंच के रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन कराया जाना है, जिसके लिए फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित वार्डों और ग्राम पंचायतों के चुने गए स्थानों में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने और पुनरीक्षण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। धमतरी से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आमदी में सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लगभग 800 बच्चियों को मिलेगा। गांव के हितग्राहियों ने बताया कि उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है तथा उनके बच्चों का खाता डाकघर में खुलवाया है। हितग्राहियों ने बताया कि भविष्य में जब बच्चे को शिक्षा या शादी में जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे का उपयोग कर सकते हैं। मैं 1 साल से सुकन्या योजना की खाता खुला चुकी हूँ और आगे 15 साल से मैं जमा करूँगी कि कॉलेज पढ़ाई या कुछ बाहर विदेश जाने के लिए भी पढ़ चुकी होती है, इसलिए मैं खाता खुला चुकी हूँ और हर माँ बाप ला बोल चुकी हूँ प्रधानमंत्री योजना की तरह से सुकन्या योजना की लाभ उठाएं। इस योजना को में पैसा जमा करने से उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है, अपने भविष्य को बना सकते हैं और बालिकाओं के लिए जहां जैसे कि बाहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहती है या कभी कभी माँ बाप के पास पैसा नहीं हो पाता है तो इस योजना का लाभ उठाए और जैसे पैसा जमा होता है तो उससे हमने बच्चों का भविष्य हम लोग बना सकते हैं। पोस्ट मास्टर ने बताया कि 1 वर्ष से 10 वर्ष की बच्चियों का खाता खुलता है तथा 15 वर्ष तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक मुश्त पैसा मिलता है। के लिए है 1 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालिका के लिए है, 15 साल तक के जमा करना है और ये इसका जो 21 साल तक के परिपक्व होगा। यह कन्या के लिए आगे उच्च शिक्षा पढ़ाई डॉक्टर जो भी बनना चाहते हैं शादी विवाह में सभी में काम आएगा। और अभी सबसे मैं गांव से नगर पंचायत आमदी से सभी जिसके पास बालिका है 1 से 10 साल तक अधिक से अधिक खाता खुलवाएं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार प्रसार पंचों के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत घर घर जाकर लोगों को खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की पहल पर ग्लो ब्लू अभियान यानी बाल हितैषी पंचायत की शुरुआत सक्ती विधानसभा क्षेत्र के जोंगरा गांव से हुई। सक्ती विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जोंगरा गांव में बाल हितैषी पंचायत की शुरुआत की। इस योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य किया जाएगा, साथ ही बच्चों को उनका हर अधिकार मिले इस दिशा में भी काम होगा। दरअसल समाज में बाल अधिकारों के प्रति जागृति और समर्पण का भाव पैदा करने के लिए यूनिसेफ ने ग्लो ब्लू अभियान की शुरुआत की है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज ने कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के साथ बस्तर फाइटर फोर्स की ट्रेनिंग कर रहे जवानों से मुलाकात की। जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि उनका चयन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया है, इसलिए अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ बेसिक पुलिसिंग करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कार्य करें। प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात के बाद आईजी सुंदरराज एवं पुलिस अधीक्षक ने उनके मीटिंग एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स दिए। बोरगांव पीटीएस फरसगांव में बस्तर फाइटर के 203 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम कोड़िया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां धमधा से दुर्ग की ओर जा रही यात्री बस ने मेडेसरा के 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने आक्रोश में आकर बस में तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।